हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट अकेडमी। मैं हूं सादिक हुसैन। आज हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 मतलब कह सकते हैं 12 की फिजिक्स जो है उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर समझने से पहले हम बात करेंगे यूनिट्स की। एक्चुअली पूरी फिजिक्स में हम लोग 12th क्लास की जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। नाम में ही बहुत कुछ रखा हुआ है। बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या है इसका मतलब? इलेक्ट्रॉन है, के वाला इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यही इलेक्ट्रॉन से बाद बना है इसका ना। इलेक्ट्रॉन सी वाला इलेक्ट्रॉन जो बाद में बना हुआ एक्चुअली ना। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज। ग्रीक में इस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो है वो होता है चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक मतलब क्या है? रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट इज स्टडी अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना। तो चार्ज रेस्ट में होगा तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी यहाँ पर करेंगे, है ना। देखेंगे, देखिए पहले जैसे हम लोग वैसे मोशन की स्टडी करते हैं 11th वाले फिजिक्स में। क्या करते हैं? पहले बॉडी को रेस्ट में रखते हैं, स्टडी पढ़ते हैं, फिर मोशन कराते हैं। मोशन भी दो टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? चार्ज को रेस्ट पर रखेंगे, रेस्ट पर रखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना। फिर चार्ज को मोशन कराएंगे। ये आएगा पूरा इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट, है ना। मोशन जब कराएंगे, मोशन दो टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक चार्ज का यूनिफॉर्म मोशन होगा। किसका? चार्ज का मोशन होगा। और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। सब में प्रॉपर्टी अलग हो जाएंगी। जैसे चार्ज जब रेस्ट पे होता है, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत सारा, आगे डिस्कस करेंगे। कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ओनली। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट देन अराउंड द चार्ज इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, है ना। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब चार्ज मोशन करता है, जब चार्ज मोशन करता है, अब मोशन में कैसे मोशन? एक तो यूनिफॉर्म मोशन करेगा और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा। मोशन कैसा है? दूसरा मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जब करेगा चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, साथ में इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। चार्ज एंड मोशन जो होता है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आसपास के होती हैं। चार्ज के आसपास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी? वही वेव जो अदृश्य किरणें होती हैं, है जो हम देखते हैं। हमारा लाइट वेव भी है, इसमें आती है, इंफ्रारेड भी आती है, एक्सरेज भी आती है, गामा रेज भी आती हैं। तो अलग अलग टाइप के डिपेंड करता है किस टाइप का मोशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं या इसको एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। चार्ज इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ये होता है कि जब एक्सेलरेशन है क्या, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अब लोग हम लोग चैप्टर जो हमारा पहला है, फर्स्ट चैप्टर है, उसको उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला चैप्टर जो है वो हमारा है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर, वो हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, चैप्टर जिस ऑर्डर में पढ़ेंगे इसी ऑर्डर में याद रखना है। एटलीस्ट चैप्टर के अगर ऑर्डर याद रखो तब भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर रहेगा। इन दोनों चैप्टर में हम चार्ज का मोशन नहीं कराएंगे। क्या रहेगा? चार्ज रेस्ट में ही रहेगा। इसके बाद चार्ज चलना स्टार्ट होगा। बच्चा पैदा होता है ना, रेस्ट में रहता है, फिर वो चलना स्टार्ट होगा ना। चलना स्टार्ट होगा, पहले यूनिफॉर्म मोशन करता है, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर हमारा जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन को चार्ज का है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ईएमआई की बात का, है ना। ठीक है, फिलहाल हम इसकी बात करेंगे, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, पहले चैप्टर की बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लें। क्या चीज़ है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या चीज़, है ना। कभी देखा होगा हमारा जो एटम जो होता है ना, एटम, कोई भी एटम अगर है, किसी भी कोई भी एटम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, लिथियम हो सकता है, कोई भी होता है। तो चैट जो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब ये होता है, देखिए कोई एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। कहा जाता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े रहते हैं आपस में, जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं और वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी नाम तो वीक है, उसके नंबर में वीक होता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो। तो इनको तोड़ना तो मतलब आसान नहीं है, असंभव तो नहीं है, टूटता है, स्पेशल रिएक्शन होती है, इनको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो पूरी फिजिक्स में, पूरी केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। बस इलेक्ट्रॉन को या तो देंगे या इलेक्ट्रॉन को लेंगे। इलेक्ट्रॉन को तोड़ना आसान होता है क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस पे क्या, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो इनके बीच में जो फोर्स होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले या कूलम्बियन फोर्स बोले, है ना।
ये फोर्स जो है इस न्यूक्लियर फोर्स के कंपेयर में काफ़ी वीक होता है, तो इसको तोड़ना आसान है। देखा होगा जब कभी रब करते हैं किसी बॉडी को, बहुत बार पड़ा है, बालों से रब करते हैं, स्केल वगैरह को, तो क्या उस पर चार्ज आ जाता है ना। वो चार्ज क्यों आया? क्योंकि रब करने से ही टूट जाता है, फ्रिक्शन लगाने से टूट जाता है। कौन सा फोर्स टूटता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टूटता है, तो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन अलग हुआ और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी वो इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर दूसरी बॉडी पर आ जाता है। तो सिर्फ इतना होता है चार्ज में कि एटम से इलेक्ट्रॉन या तो जाएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज दो टाइप के हो गए, कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। याद करने सोच सकते हैं, आपके मतलब आपके आसपास के एक नेगेटिव दोस्त है ना, वो आपके नेगेटिव दोस्त है, आप पॉजिटिव हैं, तो क्या है आपकी पॉजिटिविटी बनी, मतलब बैलेंस किया हुआ है, बैलेंसिंग किया, न्यूट्रल है, ओवरऑल माहौल बना हुआ जो कैसा न्यूट्रल है। वो अगर नेगेटिव इंसान चला गया कहीं तो क्या है पॉजिटिविटी आ जाएगी आराम से ना, आपके ग्रुप में क्या पॉजिटिविटी आ जाएगी। लेकिन वो नेगेटिव इंसान है, जहाँ जाएगा वहाँ पर नेगेटिविटी फैलेगा। ऐसे देख लो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जहाँ से जाएगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जहाँ पर जाएगा वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। बेसिक जानकारी पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हमारे तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं किसी एटम के। किसी एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एक पे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं और न्यूट्रॉन बोलते हैं। ईंट पर नाच नाम से हम याद रख सकते हैं ना। इलेक्ट्रॉन पर आप पता है चार्ज की अगर बात करें, हम लोग चार्ज की बात करेंगे और मास की बात करेंगे। बेसिक जानकारी है और मास की इतना याद होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर बार बार न्यूमेरिकल्स आते हैं तो याद नहीं होता बच्चों को ना, ये लिखना पड़ेगा। चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात करें, चार्ज माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और मास जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है ना। प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन में चार्ज उतना ही होता है इतना इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन ये नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। मास की बात करें तो प्रोटॉन पर होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद बात करें न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन को पता है न्यूट्रल होता है। ये कैसा है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज की बात करें कितना होगा? 0 चार्ज होगा, लेकिन मास होता है इस पर। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, इक्वल बिल्कुल नहीं होता ना। जब हम न्यूक्लियस वाले चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूक्लियर पढ़ेंगे, वहाँ पर इस मास को डिफरेंस करेंगे ना, तो वहाँ पर निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी हम जितना मान लें 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg मान लें अप्रोक्स, है ना। इसका यूज बार बार होगा, इसलिए हमने इसको बता दिया आपको ना। फिलहाल अभी हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम से, एक एटम से गया और दूसरे एटम पर ट्रांसफर हो गया, प्लस और माइनस। तो इसी तरीके से चार्ज के लाने के तीन तरीके हैं ना। चलो पहले चार्ज के बारे में बात कर लें। और भी चार्ज एक फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? किसी भी एटम की बेसिक क्वांटिटी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी है ना। किसी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी को मैटर कह सकते हैं इसको। ये क्या है? किसी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है ना। मैटर है ना, किसी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। कैसे आया कि इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन आया, तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है उस वहां पर क्या डेफिसिट हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, मतलब कमी हो जाती है, और जहां पर क्या वहां पर एक्सेस हो जाती है। तो हम कह सकते हैं, डिफाइन करने के लिए अगर बात की जाए तो कह सकते हैं एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम इज कॉल्ड चार्ज, है ना। या जब चार्ज कहीं चला जाता है तो इसके बीच जिस पर गया उनके बीच में एक फोर्स लग जाएगा, टेंशन क्रिएट हो जाती है, मतलब फोर्स लगता है। इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आने का रीजन भी चार्ज होता है, बिना चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं आता है। तो कुछ लोग डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है? वो चार्ज वहाँ पर है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, डिपेंड करेगा कि चार्ज किस टाइप का, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर लें। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें चार्ज की, तो बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी, देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। पहली बात तो ये कि लाइक चार्जेस, बेसिक हम बात करें दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, ये टाइप्स की बात हो गई। अगर प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, तो प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है? चार्ज कंजर्वेटिव होता है। चार्ज जो है वो कंजर्वेटिव का मतलब ये है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से गया दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। तो चार्ज अगर निकला कहीं से तो कहीं तो जाएगा, ऐसा नहीं इसको डिस्ट्रॉय कर दिया आप, और ऐसा भी नहीं है इसको बना दिया आप, है ना। कहते हैं किसी की इतनी औकात नहीं है कि चार्ज को बना सके, किसी की इतनी औकात नहीं कि चार्ज को खत्म कर सके, है ना। फिलहाल बेसिक फंडामेंटल लॉज की अगर बात करते हैं तो 4 फंडामेंटल लॉज मानने चाहिए ना, बार बार इसको रिवाइज करते रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगा। तो कंजर्वेटिव चार्ज हम लोग 12th क्लास में पहली बार सुने हैं, 11th क्लास में कि फिजिक्स में हमारे कहीं पर भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं मिलेगा, एक बार मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़ेंगे आप लोग, वहाँ पर 4 फंडामेंटल लॉज बताए गए कौन कौन से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। 3 कंजर्वेटिव लॉ 11th क्लास के थे। 4th जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर तो 4 फंडामेंटल लॉज हैं, इनके बारे में याद होना चाहिए सबको, कौन कौन से। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
ये 4 कंजर्वेटिव लॉज में एक कंजर्वेटिव लॉ यहाँ पर है ना, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, सबके डिफरेंस सेम ही अगर लिखना, कोई भी कंजर्वेटिव लॉ पूछा जाए, कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास है तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, है ना, और चार्ज तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, है ना, लीनियर मोमेंटम तो लीनियर मोमेंटम भी कैन नॉट बी क्रिएटेड। इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है डेफिनेशन, जैसे चार्ज बताया ना, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दूसरी होती है चार्ज रिमेन्स कंजर्व, मतलब ये होता है कि इसकी क्वांटिटी जो है ना बदलती है ना ऐड होती है ना, तो ऐड होती है ना खत्म होती है, ये कह सकते हैं इसको ना, तो कंजर्वेटिव लॉज को बोलते हैं ना फिलहाल। दूसरा होता है इनवेरिएंट होता है, ये जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है। अब इनवेरिएंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर चार्ज जो है वो एक्चुअल में इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब ये हुआ कोई भी स्टेट हो, अगर मान लो कोई लिक्विड स्टेट हो, सॉलिड स्टेट हो या गैस स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो, अगर मैटर है तो उस पर चार्ज का फर्क, चार्ज का स्टेट का फर्क, स्टेट का चार्ज का फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी स्टेट, हर स्टेट में चार्ज रहता है, लिक्विड स्टेट में भी होता है, सॉलिड स्टेट में होता है और गैस स्टेट में भी चार्ज होता है, इसलिए बोलते हैं इसको इनवेरिएंट, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, प्लस प्लस रिपेल करेगा, है कि नहीं, और माइनस माइनस भी रिपेल करेगा लाइक चार्जेस से, तो क्या बोलेंगे लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस, हाँ अनलाइक चार्ज मतलब ये हो गया कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो क्या करेगा, प्लस माइनस है तो क्या अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक चार्जेस, है ना, अनलाइक चार्जेस क्या है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट लाइक मास, मास भी स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज मास की तरह चार्ज भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कौन नंबर चल रहा था ये, 3 4, फिफ्थ नंबर होगा आपका, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या हुआ है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमेशा चार्ज एक मतलब कहते हैं होल नंबर में आएगा, 1 2 3 4, फ्रैक्शन में नहीं होगा, आधा पौन डेढ़ सवा ये नहीं हो सकता, चार्ज ऑलवेज इन द होल नंबर, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो चार्ज क्या है, होल नंबर में होता है, चार्ज हमेशा होल नंबर में होता है, नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मतलब एक फार्मूला आएगा Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इस फार्मूले में Q क्या है, चार्ज है, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है माइनस में, है ना, यानी कितने नंबर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये बताएगा क्या, कितना नंबर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये बताएगा चार्ज कितना दिया हुआ उस पर एन निकाल लीजिए। अगर कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है चार्ज के लिए, तो कई बार क्या है जो आंसर निकालेंगे, चार्ज दिया हुआ एन की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गई तो वो असंभव है ना, पॉसिबल नहीं है, तो चार्ज जो आएगा हमेशा होल नंबर में आएगा। ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, कभी ये निकालना पड़ जाए एन अगर, तो क्या आएगा Q/E डिवाइड कर देंगे, Q को E से डिवाइड कर दिया जाएगा और आपका एन निकलेगा। इसी के बेस पर क्वेश्चन आता है बार, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा, फेमस क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम चार्ज देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा, वही फार्मूला है Q इक्वल टू एन ई, क्या है Q इक्वल टू एन ई, है ना। अब यहाँ पर देखिए Q कितना दिया, ये 1 कूलम क्या दिया, चार्ज दिया 1 कूलम, एन निकाल लेंगे, एन कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, जरूरत नहीं इसके अभी लगाने की, प्लस माइनस से ये बताएगा कि चार्ज आया है कि चार्ज गया है, बस, है ना। तो आप मैग्नीट्यूड निकालना है इनका तो ऐसे निकाल लेंगे, Q दिया 1 कूलम, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है ना, 10⁻⁻19 पर भेज दिए तो 10⁻+19 हो जाएगा, ये नीचे 1.6 से यहाँ 1 है, पॉइंट जो लगा दिया, है ना, ये हो जाएगा 10, 19 पावर है, एक पावर उधार लीजिए तो 100 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10⁻18 बचेगा, डिवाइड बाई 16 को 16 से डिवाइड करिए 100 को, कितना आएगा 16 6 96 होता है, 4 बच गया, पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, 16 2 जा 32 हो जाएगा, 8 लगा दिया, 0 लगा दिया, 16 5 जा 80, तो कितना आएगा आंसर, ये आंसर याद भी रखना आपको, 6.25 × 10⁻18, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना। अब ये फ्रैक्शन नहीं है, 6.25 है, 10⁻18 है, केवल 6.25 होता तो आंसर गलत होता है ना, तो 6.25 में 625 × 10⁻16 एक्चुअली दिखाया जाता है ना, तो इस तरह से क्या मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे, तो ये 6.25 × 10⁻18 देख रहे हैं कितना ज़्यादा वैल्यू है, इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे
ये ऐड करने पड़ेंगे तब 1 कूलम चार्ज आएगा। तो 1 कूलम चार्ज सोचिए, तो इससे पता भी लगता है, ये एक चीज़ और पता लगता है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इससे ये पता लगता है 1 कूलम जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी, बहुत बड़ी यूनिट है, लार्ज यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है ना। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में, इतने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पर 1 कूलम चार्ज आ रहा है। इसलिए देखा होगा न्यूमेरिकल्स में हम लोग कूलम नाम के माइक्रो कूलम दिया होता है, कहीं मिली कूलम तो बहुत रेयर होता है, पीको कूलम होता है, नैनो कूलम दिया होता है ना। माइक्रो कूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम, मिली कूलम मतलब 10⁻⁻6 3 कूलम, पीको मतलब 10⁻12 और नैनो मतलब 10⁻9। तो इस फॉर्म में हमेशा चार्ज दिए होते हैं ना। फिलहाल ये हमारा हो गया, एक न्यूमेरिकल भी हमने करा दिया। कुछ प्रॉपर्टीज और भी होती है चार्ज की, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी प्रॉपर्टी, है ना। ऑक्सिलरी प्रॉपर्टी भी चार्ज की होती है, वो तो बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। तो 2 प्रॉपर्टी बेसिक ऑक्सिलरी होती है। पहला है ये कि चार्ज जो रेस्ट पर होता है, एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बता चुके थे हम, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद एक टर्म लिख लीजिए एक्सीलरेटेड चार्ज, एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं एक्सीलरेटेड चार्ज। अब यहाँ पर एक्सीलरेटेड चार्ज बोला गया है ना, एक्सीलरेटेड चार्ज का मतलब ये है, एक्सीलरेटेड चार्ज का मतलब ये है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर रिटार्डेड चार्ज दे दिया जाए या डिसलेटेड चार्ज दे दिया जाए तब भी ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस करता है। या कह सकते हैं रेडिएट एनर्जी, एनर्जी रेडिएट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी तो है ये। तो इसको यही बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सॉरी एक्सीलरेटेड चार्ज जो है रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसे स्टेटमेंट ये होना चाहिए ना। और उसके अलावा बता ही दिया था हमने, चार्ज नॉर्मल मोशन में होता है, मोशन में होता है, नॉर्मल यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। ये हमारी ऑक्सिलरी प्रॉपर्टी है चार्ज की, पूछ सकते हैं के बारे ना। उसके बाद हम देखेंगे चार्ज को लाने के तरीके, मेथड्स। उसके बाद हमारा टॉपिक हो मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का मेथड एक तो बड़ा फेमस है, बताया था भाई, फ्रिक्शन, है ना। जो रगड़ा किसी स्केल को, प्लास्टिक वाली चीज़ को, और किसी स्ट्रो को छोटे से उठाया उड़ जाता है वो ना। तो पहला मेथड क्या है, वो बाई फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई फ्रिक्शन बोलते हैं, या रबिंग। रबिंग रबिंग मतलब भी वही होता है, रब करना। इंटरेस्टिंग बात यह है, हमने कहा कि अगर प्लास्टिक की छड़ को हम रगड़ेंगे बालों पे तो उस पर चार्ज आता है। क्या मेटल की रॉड अगर होगी तब भी चार्ज आएगा क्या, तब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। प्लास्टिक क्या नॉन मेटल है, प्लास्टिक की छड़ हो या किसी नॉन मेटल छड़ हो गया तभी चार्ज इस पर आता है। मेटल वाली बात है, मेटल पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, लेकिन मेटल चूंकि कंडक्टर है और वहाँ से आके हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। चार्ज की प्रॉपर्टी ये भी है, चार्ज ऑलवेज डिस्पर्स, ये प्रॉपर्टी लिखवाई नहीं थी। चार्ज क्या हमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू, मतलब जिस बॉडी को टच करेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंडक्टर्स में, है ना। जितने कंडक्टर्स हैं, जैसे यहाँ स्किन में भी अगर हम रगड़ें, यहाँ चार्ज तो आ गया, अगर इसको टच कर लेंगे तो क्या टच करने से हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा वो चार्ज। तो आप स्ट्रो को नहीं उठा सकते, है नहीं। कब उठा सकते, रगड़ के तुरंत उठाएंगे तो उठ जाएगा, कुछ समय बाद कहीं और टच हो गई तो ट्रांसफर हो जाएगा, किसी कंडक्टर से टच हो गई। तो ऐसे में बोला अगर स्केल मेटल की होगी तब भी चार्ज आएगा, लेकिन वो क्या है, क्योंकि मेटल है, कंडक्टर है, तो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए वो स्ट्रोक को नहीं उठा पाएगा, है ना। फिलहाल तो चार्ज की फ्रिक्शन बाई फ्रिक्शन आता है, बता दिए कैसे होगा। दूसरा मेथड होता है बाई कंडक्शन। कंडक्शन कैसे, जो बार बार पढ़ते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पर चार्ज है, इसको कंडक्टर थ्रू किसी दूसरे कंडक्टर जोड़ दिया जाए, है ना। 2 कंडक्टर है, इस पर चार्ज है, ये अनचार्ज है, इसको किसी वायर के थ्रू जोड़ दिया जाए तो क्या चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल है, बाई कंडक्शन। तीसरा मेथड जो है इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बोलते हैं बाई इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इंडक्शन मतलब होता है बिना टच किए हुए चार्ज को लाना। मान लो एक बॉडी में चार्ज है, कोई बॉडी आपके पास है, कोई बॉडी है, इस पर चार्ज है, इसके पास दूसरी अनचार्ज बॉडी लेकर आए, यहाँ पर भी लेकर आए भाई अनचार्ज बॉडी, यहाँ पर क्या कनेक्ट करना पड़ा कंडक्शन में, है ना। यहाँ पर किया इस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज था, तो दूसरी वाली बॉडी पर भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। तो इसलिए बोलते हैं चार्ज भाई इंडक्शन कैसे होता है, बिना टच किए ही इंड्यूस है। क्यों इंड्यूस होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों इंड्यूस होगा। देखिए क्या हुआ, एक बॉडी ये थी, इस पर चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, मान लीजिए हम दूसरी अनचार्ज बॉडी इसके पास लेके आए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर क्या हुआ, इस बॉडी पर ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अट्रैक्ट होंगे। वो इलेक्ट्रॉन तो है ही सारे कंडक्टर्स में, तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन आकर सारी सरफेस पर आ जाएंगे। क्या है, इधर सरफेस पर आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन सारे सरफेस पर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या नेगेटिव चार्ज हो जाएगा वहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे, तो यहाँ से भाग जाएंगे। भागने मतलब क्या, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
है ना। और अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा चार्ज आएगा, अगर इधर पॉजिटिव जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, जैसे से आएंगे वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा था तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो अपोजिट चार्ज दोनों साइड में अलग अलग आता है, ये होता है भाई इंडक्शन चार्ज है, चार्ज का इंडक्शन के थ्रू आना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉ। अच्छा, ये चार्ज जो आ रहा था, चार्ज आ रहा था, जाहिर सी बात हमने बताया कि जब भी चार्ज आएगा तो चार्ज के आसपास क्या है, चार्ज है, एक चार्ज दूसरी चार्ज पर फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं ना। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है कूलॉम। क्या नाम है? कूलॉम। उन्होंने लॉ दिया, उसका नाम है कूलॉम लॉ। कूलॉम्स लॉ सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बता, दो मास रखे हुए, एक मास ये है, दूसरा मास ये है, इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। शेप गिराता है जो वही वाला कहानी है ना। जो फोर्स है वो कितना होता है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या बोला था इन्होंने ग्रेविटेशन लॉ में, न्यूटन ने, कि दोनों बॉडीज के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दोनों बॉडीज की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। सेम इन्होंने कॉपी किया, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो क्या बोला इन्होंने, बोला जो फोर्स होगा वो दोनों चार्जेस के, जहां पर मास है वहां पर चार्ज हो गया, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दोनों चार्जेस के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कब है? जैसे चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, Q1 बोलेंगे इसको Q2 बोल देंगे, और इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे R। सेंट्रल फोर्स है ना, तो सेंटर डिस्टेंस लेंगे, सेंटर से लेंगे, यहाँ से ध्यान रखना इस बात का। तो दोनों इक्वेशन को एक साथ रख देंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब भी साइन ऑफ परसेंट आता है कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जो आएगा वो K आएगा, क्या आएगा? K, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K यहाँ पर स्मॉल लेंगे, है ना। ठीक, ये फार्मूला हमारा हो गया। यहाँ पर K की वैल्यू जो है वो अलग अलग होगी। K की वैल्यू जो है, अगर मीडियम नहीं है कोई, इसको बोलते हैं नो मीडियम कह सकते हैं या फ्री स्पेस बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये इसकी वैल्यू हो गई फॉर एयर के लिए। किसके लिए? एयर के लिए, या फ्री स्पेस बोलें या वैक्यूम बोलें, इसके लिए इसकी वैल्यू इतनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। यूनिट भी निकालेंगे भी हम लोग। और अगर मीडियम भरा हुआ है, मान ली मीडियम कोई भरा हुआ है, कोई माइका है या कोई नॉन इंसुलेटर वगैरह कोई भरा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? K की वैल्यू जाएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मीडियम के लिए परमिटिविटी है ना, और नॉट लगा दिया था तो क्या था? परमिटिविटी ऑफ द एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम, है ना, उसके लिए है। अब यहाँ पर एक फार्मूला याद रखने का, एप्सिलॉन आर भी आ गया। ये दोनों का रेशियो होता है ऊपर वाली, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी में परमिट आ रहा है वरना, तो इसका मतलब है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड परमिट होगा पास होने के लिए, ये डिसाइड करेगा, एप्सिलॉन डिसाइड करेगा, एप्सिलॉन नॉट डिसाइड करेगा, एप्सिलॉन ये तो फिक्स होता है। एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स होता है, फिक्स वैल्यू है। एक एप्सिलॉन मीडियम के लिए अलग अलग होती है ना, ये हर मीडियम के लिए अलग होती है। ये क्या है? डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। ये क्या है? फिक्स्ड होती है। अभी बताएंगे कितनी होती है। एयर के लिए तो फिक्स होगी ना, एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए फिक्स होती है। जब ये मीडियम चेंज होगी तो मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर भी चेंज हो जाएगी। और देखो यहाँ पर जब इसका मतलब क्या है, अगर इसको इधर ले जाएंगे, इसको एप्सिलॉन इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा? एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। तो यहाँ जो फार्मूला बनाया K का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर भी हो जाएगा। एप्सिलॉन आर को कई बार K भी बोलते हैं, कैपिटल K बोला गया है, वो स्मॉल K लिया था यहाँ पर स्मॉल K है। इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल K बोलेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी बोले, या इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोल देते हैं। फिलहाल तो देखिए, ये फार्मूला हमने फोर्स का निकाला था, वो क्या हो जाएगा? अगर एयर है तो 0 लगा देंगे उसके लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर मीडियम है तो मीडियम के लिए क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R। होगा कि नहीं होगा? ये एप्सिलॉन आर को हम लोग K भी बोल देते हैं, एप्सिलॉन आर को हम K के बराबर मानते हैं, तो एप्सिलॉन और नॉट और K बोल देंगे, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब ये एक और भी है कि अगर कोई मीडियम भरा हुआ है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी 1 से ज़्यादा। अगर 1 से ज़्यादा होगी, मीडियम भरने से फोर्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो मीडियम भरने से फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, इनवर्स में आ रहा है ना, नीचे आ रहा है इसलिए। तो यहाँ की अगर निकाला जाए FM, तो क्या होगा? देखिए, इसको अगर एक साथ कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर दें, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कर दिया जाए, अपॉन K कर दिया, चलेगा ना। और ये क्या है? ये फोर्स इन वैक्यूम में है, तो हम इसको कह सकते हैं F0 अपॉन K। यानी कि कोई सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रखा हुआ है, तो वहां पर फोर्स की वैल्यू K टाइम्स कम हो जाएगी, है ना। अगर एयर में रखा है तो K टाइम्स बढ़ जाएगी, K की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। ये जो K की वैल्यू जो है, ये K की वैल्यू अब यहाँ पर बात करेंगे एयर के लिए कितना हो जाएगी, एयर वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए 1 हो जाती है।
एयर वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए बंद होती है। के के बारे में बात करेंगे थोड़ी, है ना। वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के की बात करेंगे। एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए ये 1 हो जाती है, और के की वैल्यू इन्फिनिट हो जाती है मेटल के लिए। किसके लिए? मेटल के लिए। बाकी 1 to इन्फिनिट वेरी करती है किसी मीडियम के लिए, कहीं ना कहीं 2 दी होगी, 4 दी होगी, 5 दी होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी, उस हिसाब से हम निकाल लेंगे आराम से ना। अब यहाँ पर बात करेंगे यूनिट की, यूनिट एंड डायमेंशन दोनों निकालेंगे हम लोग। एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, जो यूनिट एप्सिलॉन की होगी वो एप्सिलॉन नॉट की होगी। तो किसी फार्मूले से निकालने हम लोग। पहला फार्मूला क्या है? एफ इक्वल टू एफ नॉट वाले फार्मूले से निकाल लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको इधर ले जाइए एप्सिलॉन नॉट का को इधर, इसको इधर ले 1/4 पाई एफ नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए क्या है कि ऊपर 1 है, कूलाम, ठीक है, क्या होती है? कूलाम होती है, कूलाम 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 स्क्वायर हो जाएगी। 4 पाई नंबर है ना, तो यूनिट होगी ना डायमेंशन होगी। एफ नॉट का क्या? न्यूटन होगी, और आर की मीटर और उसका स्क्वायर। तो ये क्या यूनिट? इसकी यूनिट ये आ गई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन की यूनिट क्या होगी? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन निकाल सकते हैं इसकी, तो कैसे निकालेंगे? दोनों चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? चार्ज की डायमेंशन होती है 80, चार्ज डायमेंशन 80 होती है, याद कर लो, बताएं कैसे होती है। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? फोर्स की डायमेंशन होती है ml/t-2, और आर की होती है एल और उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो रहा है देखिए, m नीचे ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, यानी m इनवर्स मतलब m-1। l और l स्क्वायर कितना? l की पावर 3, नीचे ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, l की पावर -3। t -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 2 ऑलरेडी है, तो t स्क्वायर, और a मतलब एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इसकी डायमेंशन होती है, एप्सिलॉन की डायमेंशन भी होगी और एप्सिलॉन की डायमेंशन भी यही होगी, निकाल लीजिए आराम से, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज और पूछ सकते थे, मान लीजिए एफ इक्वल टू फार्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आएगा। यहाँ पर के को बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कहीं बार भी क्या आता है इसको? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की इस फार्मूले में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आ रहा है इसकी यूनिट डायमेंशन क्या होगी, है ना। तो इसको अगर देखो निकालेंगे ए के को, कैसे निकालेंगे? एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 और Q2 हो जाएगी, क्या होगी? यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। डायमेंशन भी निकाल लेंगे, क्या? एप्सिलॉन नॉट के रिवर्स एकदम, तो एप्सिलॉन नॉट की आ गई उसके रिवर्स में आ गई ना, आराम से हो जाए, कोई ऐसी वाली बात नहीं है फिलहाल। ठीक, अच्छा यहाँ पर बात चार्ज की आई थी, चार्ज की यूनिट कैसे निकाल दी, डायमेंशन कैसे निकाली हमने? तो एक फार्मूला पड़ा था I इक्वल टू Q अपॉन T, ये फार्मूला याद भी रखना है, अगले आने वाले चैप्टर्स में होगा भी, है ना। तो चार्ज की डायमेंशन निकालेंगे। चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटीज तो है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है केवल, मास, लेंथ, टाइम, है ना, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मोमेंटम मोमेंटम, है ना, 7 है, ये उसमें नहीं आ रहा। तो क्यू की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? I इंटू टी, आई फंडामेंटल, टी फंडामेंटल है, आई की ए और टाइम की टी, इस तरह से यूनिट डायमेंशन आई इसकी डायमेंशन ना। एक या एम्पर की होती है, कई बार एक करंट को आजकल एक नया ट्रेंड आ गया तो आई भी लिख देते हैं ना, तो आई भी हो सकती है। तो आई अगर हो गई तो यहाँ पर डायमेंशन निकाली है, तो कन्फ्यूजन नहीं होने का कि आई स्क्वायर भी हो सकता है कई बार ना, अगर ऑप्शन में आ गया तो करंट की ए होगी या आई होगी, दोनों होती है ना।